Good morning, everyone. Public Administration Department has come up with a new topic today for you, that is fundamental duties. ये आपके एक चैप्टर है सिलेबस का। आज हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो कितनी ज़रूरी हैं एक सिटीजन के लिए। ठीक है। सो व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उनको क्यों रखा गया है, क्या वो चीज़ है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एज द मोरल ऑब्लिगेशंस। दिस इज़ द की वर्ड, मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये आपकी एक ऑब्लिगेशन है, एक काइंड ऑफ एक जिम्मेदारी है। ठीक है, जो कि मोरल है। भाई आपको कोई चीज़ सही लगे, कोई चीज़ गलत लगे, ये एक वैल्यू एडिड पॉइंट है कि आपको एक कोई चीज़ क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है, इसका एक सही और गलत होने के तरीके से इसको आपको देखना है। ठीक है, ये क्या चीज़ प्रमोट करती है सिटीजन्स के अंदर? स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति की भावना को जागृत करती है और आपके देश की यूनिटी को बनाए रखती है। देखिए, कुछ एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में, आप देखोगे कि आप कॉलेज आते हो, आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप आसपास देखोगे आपके कोई गंदगी है, कोई कचरा गिरा हुआ है कहीं पे, कोई साफ़ जगह है, आप उसमें देखिए अंतर कर सकते हैं कि ये ज़्यादा ठीक है, ये ज़्यादा गलत है, किसने ये किया है। आपको चीज़ें जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, आपका माइंड चीज़ों को सही और गलत तरीके से देखने लग जाता है कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो ये एक काइंड ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन पॉइंट को मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटी इज इक्वल टू मॉरल ऑब्लिगेशन। आपकी जो है मानसिक अवस्था ऐसी हो जो चीज़ों को सही और गलत तरीके से देख सके। सो ये कुछ एक सही चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, यू शुड डू इट। आपको ये अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए ताकि आप ये देशभक्ति को बढ़ावा देती हैं और अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। अगर प्रत्येक नागरिक इनको फॉलो करेगा तो हमारा जो है भाईचारा बढ़ेगा, आपके देश की जो है यूनिटी बढ़ेगी, आपका देश की जो है डेवलपमेंट होगी, आपके देश की जो है वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी होगी, आपके देश को जो है एक अच्छा देश माना जाएगा, एक एक जस्ट देश माना जाएगा। देखिए, जस्ट और अनजस्ट, सही और गलत। आज आप फॉरेन कंट्रीज़ को देखते हैं, वहीं आप जहाँ ऐसे भी देश हैं लाइक पाकिस्तान को देख लीजिए, इराक ईरान में है देख लीजिए, सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे रोज़ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, रोज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाया जाता है। सो दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर सम मोरल ऑब्लिगेशंस। ये कुछ एक आपके व्यक्तिगत जो हैं आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आपको आपके देश के प्रति निभानी होती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें 2 मार्कर का याद करने का क्या है, सेट पार्ट 4A के अंदर ये डाली गई हैं। पार्ट 4A ये आपके आगे एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं संविधान के कौन से पार्ट का है। सो 4A का ये है। ठीक है, दे आर हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी ओब्लिगेटरी फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, कि भाई उसने बोला है कि ये सभी नागरिकों को करना चाहिए, सभी के लिए ज़रूरी है। व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये कब डाली गई आपके संविधान में। जब आपका संविधान बना था तब ये नहीं थी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके संविधान में आपको दी गई फंडामेंटल राइट्स कि आपको अधिकार दिए गए, मूलभूत अधिकार। लेकिन ये क्या है, मूलभूत जो आपकी मूलभूत जो सेवाएं हैं वो आपको 1976 में डाली गई। देखिए, बात बिल्कुल लॉजिकल है और सही भी लगती है कि आपको मूलभूत अधिकार दे दिए गए हैं, लेकिन अधिकार क्यों बिना सेवाओं के। मैं तो ये मानता हूँ बिना फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फंडामेंटल राइट्स भी नहीं होने चाहिए सिटीजन्स को। ठीक है, अगर फंडामेंटल ड्यूटी आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो तो आपको राइट्स बनता है, ये जायज़ है। देखिए, फिर भी हमें 20-25 साल बाद हमने ड्यूटीज़ डाली है, बहुत पहले डल जानी चाहिए थी। ठीक है, राइट्स आपके हैं 1950 से, फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार हैं जिनका आपका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप बोल सकते हो यार मेरे साथ ऐसे कैसे किया, मेरे साथ ऐसे गलत हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मेरे ये अधिकार हैं। तो वहीं जहाँ आप अपने अधिकार मांगते हो तो आपको कुछ एक ड्यूटीज़ भी करनी पड़ेंगी आपके देश के रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस भी निभानी पड़ेंगी। सो मूलभूत सेवाएं भी देनी पड़ेंगी। सो
एक आपको ये बात याद रखनी है, 2 मार्कर में आ सकती है, इसको लिख लो। 42 जो अमेंडमेंट हुई वो 1976 में हुई। 42nd अमेंडमेंट इज इक्वल टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, और कब हुई? 1976। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, 42nd अमेंडमेंट इन 1976। यहाँ पार्ट 4A फिर से आ गया। आर्टिकल कौन सा है संविधान में? 51A। देखिए ये 3-4 चीज़ें हैं। पार्ट 4A आर्टिकल जो है अनुच्छेद 51 1976 और 42वां संशोधन के साथ जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई। ओके, व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़? ओरिजिनली देखिए, ओरिजिनली 10 थी, अभी कितनी है? 11। आपसे ये भी 2 मार्कर में पूछा जा सकता है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसको लिख लीजिए, 11 हैं। ओरिजिनली 10 थी, लेकिन 86वीं संवैधानिक संशोधन के साथ 2002 में 11वीं जो है ड्यूटी एक और बढ़ा दी गई। ठीक है, वो हम देखेंगे क्या किया था। पर आप ये देखोगे कि ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक और जो ड्यूटी बढ़ाई गई थी वो कौन सी संशोधन के द्वारा किया गया था वो। ये है 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर। इसमें से एक इम्पोर्टेंट हिस्सा एक ये है कि कौन सी कमेटी बिठाई गई थी जिसने सुझाव दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए आपके देश में। ये स्वर्ण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए 8-10 चीज़ें ही बनेंगी, इनको छोटे छोटे वर्डों में लिखते रहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ऐसे 1976 में इसका जन्म हुआ। अपने फंडामेंटल राइट्स का कौन सी संशोधन थी, अच्छा कौन सी अमेंडमेंट थी, कौन सा पार्ट था, आर्टिकल था 51A। ठीक है, ये आपके हमेशा काम आएंगे। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप दोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। अब हम देख लेते हैं ड्यूटीज़ हैं क्या क्या संविधान के अकॉर्डिंग। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान को मानना, सिर्फ आपको ये बोला जा रहा है कि आप किसी रूल बुक को, किसी कानूनी किताब को मानोगे, उसमें विश्वास रखोगे, उसके इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करोगे, नेशनल फ्लैग की इज्जत करोगे और नेशनल एंथम की इज्जत करोगे। नेशनल एंथम आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, नेशनल फ्लैग आपको पता है। आपके संविधान के जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स का मतलब है आपके संविधान की जो मूलभूत बातें हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। आपके संविधान में आर्टिकल वाइज हर चीज़ के ऊपर बात की गई है, उनको आप मानोगे। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मेरी जो है अलग सोच है, मेरी अलग धारणा है, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी सरकार को नहीं मानता, मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन में विश्वास नहीं करता, मैं जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया है उसकी इज्जत नहीं करता, मैं उसके कानून को नहीं मानूंगा। तो ये गलत है। ठीक है, सेकंड जो है बड़ा इजी सा है। देखिए नोबल आइडियाज़ इज इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखिए उसको उल्लास से और एक उल्लास की नज़र से देखना और उसको फॉलो करना, किसको? नोबल आइडियल्स जो हमारे बनाए गए थे फ्रीडम फाइटर्स ने, फ्रीडम पाने के लिए नेशनल स्ट्रगल जो की थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, उनके आइडियल्स को फॉलो करना, उनकी विचारधाराओं को मानना। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनकी विचारधाराओं को मानना, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, खुदीराम बोस हैं और जितने भी हैं आपको पता होगा। देखिए उन सब की जो विचारधारा थी, उनके जो आइडियल्स थे, उनकी जो उन्होंने जैसे अपना जीवन यापन किया, उन सब चीज़ों को उल्लास से मनाना, उन सब चीज़ों को फॉलो करना आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड ड्यूटी ये है फ्रीडम फाइटर्स के आइडियाज़ को या आइडियल्स को मानना, अपनाना, उनको फॉलो करना। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कि आप भारत की अखंडता, एकता के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उनको जो है उनकी केयर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे कि भारत की यूनिटी बनी रहे, भारत की अखंडता बनी रहे, भारत की एकता बनी रहे। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है। यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी वर्ड याद रख लीजिए, यूनिटी ऑफ इंडिया बनाए रखना। आप ऐसे एज इट इज़ लाइन नहीं लिख पाओगे तो एकता, अखंडता वर्ड याद रह जाए, वो भी ठीक है।
टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। देखिए आपके देश की आप सेवा करोगे और जब भी आपको सर्विस के लिए बुलाया जाएगा आप तत्पर रहोगे। हो सकता है देखिए कई बार वॉलंटियर्स भर्ती करने पड़ जाते हैं, कोई बाढ़ आ गई, कोई सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, बहुत सारे लोग हैं, सरकार से भी काम नहीं हो रहा है, तो आप जो हैं आगे आएंगे अपने देश के लिए, देश की बढ़ोतरी के लिए। आपसे अगर बोला जाता है कि आपको ये काम सौंपा जाता है, यहाँ ये साफ़ सफाई करनी है, ये अभियान चलाया जाना है, या ये मूवमेंट चलाया जाना है, कुछ भी किसी प्रकार का जब आपके देश से आपको बुलाया जाएगा तो आप अपनी सर्विस देने के लिए, आप अपनी सेवाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और आप अपने देश की रक्षा करेंगे। सो टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना, देश की एकता को बनाए रखना, देखिए बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। टू प्रमोट, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट ड्यूटी आपकी, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। देखिए भाईचारा बना के रखेंगे और आप सह प्रेम से रहेंगे, आदर से रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे और हारमोनी में रहेंगे, पीसफुल रहेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसी में के साथ है अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। देखिए वो सब प्रैक्टिसेस हम छोड़ेंगे जो कि हानिकारक हैं किसी वुमेन की इज्जत के लिए, ठीक है, वुमेन की प्रतिष्ठा के जो खिलाफ है उसके लिए हम लड़ेंगे। आज देखिए आप कहीं भी, आप कॉलेज से बाहर हो जाओगे, थोड़े टाइम बाद आप सर्विस करने लग जाओगे, 5-7 साल आपको हो गए, आप कहीं घूमने गए हुए, आप देख रहे हैं किसी महिला के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसकी जो है, आप उसके लिए आवाज़ उठाओगे, आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह बिहेव करोगे। आप आसपास अपने कॉलेज में देखते हो जो आपके जो कहीं भी जो है वुमेन के रिगार्डिंग कोई भी इशू आपको लगे तो आप उसको एक अपने जिम्मेदारी से उसको जो है ठीक करने की कोशिश करोगे, उसको जो है गलत को गलत सहन नहीं करोगे, सोचोगे कि ये मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम वो सब प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे जो कि वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ हों। नेक्स्ट इसमें देखिए रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ को हम बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न का प्रकार के होना। तो देखिए कॉमन ब्रदरहुड की बात जहाँ आ जाती है तो रिलीजन, भाषा, लिंग्विस्टिक जो है ये अलग अलग भाषाओं का होना, रीजनल का है क्षेत्रवाद का होना या सेक्शन बटे हुए होना, ये सब मायने नहीं रखते। धर्म के नाम पे हम जो है हमारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस नहीं आएंगे। भाषाओं के नाम के हम किसी प्रकार के अपने अंदर डिफरेंसेस नहीं आने देंगे। क्षेत्र के नाम पे हम देखिए भारतीय हैं, ये नहीं है कि आप महाराष्ट्र में गए हुए हो तो आप वहाँ जो है भेदभाव कर रहे हो, वो आपके साथ कर रहे हैं, या आप साउथ इंडिया में गए हुए हो आप उनको जो है अलग अलग समझ रहे हो। सो ये हमारा संविधान नहीं बोलता है। आप वो बोलता है प्रमोट कॉमन हार्मनी, कॉमन ब्रदरहुड। और मेन चीज़ जो है इसके अंदर आप जो वर्ड जो आप इसको हाईलाइट करोगे वो है ब्रदरहुड। In spite of regionalism, in spite of casteism, in spite of nepotism, in spite of uh, any kind of any kind of uh, any kind of social inactivities, any kind of social derogatory activities, स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है कि जो कि डिग्निटी ऑफ वुमेन के ख़िलाफ़ हो, वो तो उसका हमें स्पेशल ध्यान रखना है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यू शुड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। यू शुड रिनाउंस का मतलब यहाँ है छोड़ना। आप छोड़ दोगे वो सब आपकी प्रैक्टिसेस जो कि किसी वुमेन के ख़िलाफ़ जा रही हों, वुमेन राइट्स के ख़िलाफ़ जा रही हों, वुमेन के हित में ना हो, ठीक है। सो ये 5 हो गई हमारी। छठी देख लेते, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। कल्चर और हेरिटेज को बचा के रखना, आपकी संस्कृति और आपकी धरोहर को बचा के रखना। इसमें जैसे आ जाते हैं आपके पुराने, देखिए आप कहीं छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं घूमने गए हुए हैं, बड़े बड़े फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, आप ये नहीं कि वहाँ जाके कुछ लिख दिया, यहाँ वहाँ कचरा फेंक दिया, यहाँ कुछ वहाँ से तोड़ के कुछ ले आए। देखिए वो चीज़ें 500, 600, 1000 साल पुरानी हो सकती हैं। आप अपने धरोहर को बचा के रखोगे, उसको प्रमोट करोगे,
वो ताकि सस्टेनेबल हो, वो आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ बनी रहे। और अपने कल्चर जो संस्कृति को है उसको उसको वैल्यू करोगे, उसको प्रिजर्व करोगे, उसको संभाल के रखोगे और उसकी इज्जत करोगे जो आपका कल्चर है। ठीक है, इंडियन कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। सो ये नहीं है कि हम किसी और को जो है उसका देख लिया, अरे ये बहुत अच्छा है, मेरा तो ऐसा नहीं है, मैं तो मेरा छोड़ रहा हूँ, मेरे में तो ये कमियां हैं। तो हमें अपने कल्चर को देखना चाहिए, अपने धरोहर को देखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे बचा के रखना चाहिए, उसे ऐसा रखना चाहिए कि हम जाते जाते अगली पीढ़ी को दे जाएं। ठीक है, सो द वर्ड इज़ हेरिटेज एंड कल्चर। नेक्स्ट है अपने लेक्स जो हैं, रिवर्स जो हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, फॉरेस्ट हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, इनको बचा के रखना, इनकी प्रोटेक्शन करनी। घूमने गए हुए हो, ये नहीं है जहाँ पिकनिक करने गए हो किसी जंगल में वहाँ आग लगा के छोड़ा है, वो जो है बाद में जो है वाइल्ड। अब देखिए कितने अब पीछे ऑस्ट्रेलिया में कितनी जो है कितने लार्ज स्केल पे जो है लैंड जो है ख़राब हो गई, किसी एक आदमी की मूर्खता की वजह से हो सकता है। किसी ने आग जलाई हो, जंगलों में आग जो है स्टेप बाय स्टेप जो है उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो फैलती चली जाती है। सो आप ये नहीं है कि लेक्स के अंदर जो है कचरा डाल रहे हो, फॉरेस्ट को जो है गंदा कर रहे हो, रिवर्स के अंदर जो है सीवेज वाटर डंप कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ को नष्ट कर रहे हो, पोल्यूशन फैला रहे हो, किलिंग कर रहे हो आप जंगली जानवरों की। सो ये सब आप नहीं करोगे, नेचुरल एनवायरनमेंट को बचा के रखोगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है। अगली जो ड्यूटी है थोड़ी सी इसको समझने वाली है। साइंटिफिक टेम्पर हमने डेवलप करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि आपका जो मानसिक लेवल है वो वो थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए उसके अंदर। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, बदलाव करने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप अंधविश्वासी हो जाओ, आपको जो कहे वो आप मान लो। आपको ऐसा सिटीजन नहीं बनना है, आपका माइंड होना चाहिए हमेशा आप कीप ऑन इंक्वायरिंग एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग। ठीक है, आप हमेशा खोजी बने रहिए, आप हमेशा बदलाव के लिए तत्पर रहिए, आप हमेशा डेवलपमेंट करते रहिए। ठीक है, सो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना के रखना है। देखिए, पहले भारत देश को जो है सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन ऐसा आज नहीं है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वी आर एवरीवेयर। ठीक है, वी आर एवरीवेयर, वी आर प्रूविंग आवर सेल्स टू द ग्लोबल लेवल। सो ये हमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करके हुआ है। हमारे संविधान हमको बोलता है कि आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करिए। 9 देख लेते हैं, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। वायलेंस नहीं करेंगे हम, कहीं भी जाएंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करेंगे, उसको बचा के रखेंगे। पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज़ हैं, टोल्स हैं, रोड्स हैं। ये नहीं है कि रोड को ख़राब कर दिया, रोड को तोड़ दिया, या आप कहीं गए हुए हो, मैं तो यहाँ वापस कभी आऊँगा नहीं तो चलो इसको तोड़ के चलते हैं। ठीक है, सो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, अभी देखते हैं बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो जाते जाते क्या है, बोर्ड्स को तोड़ गए, बेंचेस को तोड़ गए, जो है फैंस को मोड़ दिया, या वो जो है विंडोज़ को तोड़ दिया। ये सब वैसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी देखिए ड्यूटी बनती है टू सेफ गार्ड। आपको जो मिला है आप जैसा वैसा ही आपके आगे आने वालों के लिए छोड़ के जाएं। 10th जो है टू स्ट्राइव टू आर्ट्स एक्सेलेंस, ये मेरा फेवरेट है। हमेशा इन सारे ड्यूटीज़ में से मैं इसको सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि आपको एक्सेलेंस के टुवार्ड्स स्ट्राइव करना, हमेशा बेहतर होते रहने की कोशिश करते रहना है, हमेशा हायर लेवल की तरफ जाने की कोशिश करते रहना है, रुकना नहीं है कभी भी। आज ये पा लिया, कल कुछ और पाना है, फिर और पाना है, ऐसे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। ठीक है, आपको रुकना नहीं है। आपको इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी को कोई भी आप करिए, इंडिविजुअल करिए, कलेक्टिव करिए, आपको कॉन्स्टेंटली जो है ऊपर जाते रहना है, ताकि तभी आपके देश की जो है प्रगति होगी। टू स्ट्राइव टुवार्ड्स एक्सेलेंस। ठीक है, हमेशा बेहतरी के लिए, हमेशा प्रगति के लिए विकासशील रहना है। ठीक है, continuously giving your efforts towards नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ अ पेरेंट और अ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस। ये लास्ट जो है 11th ड्यूटी आपकी डाली गई 2002 में। ये अमेंडमेंट करके डाली गई थी कि भाई आप एक पेरेंट की और एक गार्जियन की ये जिम्मेदारी होती है
for the education of his child, वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स की। देखिए 6 से 14 साल की जो उम्र है उसकी ड्यूटी बनती है, या तो आप माता पिता हैं या आप किसी को टेक केयर कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी बनती है कि 14 साल तक उसको पढ़ाए। ये नहीं है उससे काम करवा रहे हैं, उससे लेबरिंग करवाने लग गए, उसको जो है खेतों में काम करा रहे हैं, उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं। सो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। पढ़ाई के बिना विकास नहीं हो सकता। हमने देखा है कि देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहले नहीं थी, लेकिन सरकार के समझ में आया कि लोगों के अंदर चेतना देनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं साक्षर रह जाते हैं, फिर उन्हें जो है छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, सारी लाइफ उन्हें बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो कम से कम 14 साल तक, 14 साल आप देखिए, आप मेरे ख्याल में आप 8वीं 10वीं तक होते हो, तो 8वीं 10वीं तक की एजुकेशन तो ज़रूरी है। ये संविधान बोल रहा है आपको करवानी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि भाई आप ठीक है मास्टर्स ना करवाओ, बैचलर्स ना करवाओ, पीएचडी ना करवाओ, एमफिल ना करवाओ, लेकिन 14 साल तक बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस इसकी आपको पता चली गया होगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो सकता है इससे, एनवायरनमेंट जो है क्लीन हो सकता है इससे, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। ह्यूमन राइट्स को, जैसे हम वुमेन की बात आई थी तो ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है, वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सोशल इंजस्टिस ठीक हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो बड़ी ही प्रोग्रेसिव हैं, डेवलपमेंटल हैं, आपके देश के लिए हितकारी हैं। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं बता चुका हूँ। दीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन मच लेटर, ये आपको पता है कब डाली गई, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनकी इसकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि क्या आप ये नहीं करोगे तो क्या आपको जेल हो जाएगी। जेल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इनको जो है कोर्ट के अंदर ऐसे नॉन जस्टिसेबल नेचर है इनकी, आपके ये केस होना नहीं बनता है। सिमिलरली दीज ड्यूटीज़ आर नॉन एनफोर्सेबल, आपको कोई मजबूर भी नहीं कर सकता ये करने के लिए। दैट इज़ नो कोर्ट कैन और एनी गवर्नमेंट बॉडी कैन डायरेक्टली इन्फोर्स एनी ऑफ दीज ड्यूटीज़ और इन पर्टिकुलर लीगली आपको मजबूर नहीं किया जा सकता ये करने के लिए। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये आपको एक समझाया गया है कि प्लीज़ ऐसा करिए, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये दफ़ा लग जाएगी, आपको जेल हो जाएगी, ऐसा है। ठीक है। सो ये दो वर्ड हैं आपके, यस और नो में पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं एनफोर्सिएबल हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं या नहीं, या क्या है। ठीक है। जस्टिसेबल का मतलब है लीगली जस्टिसेबल, कि भाई आप इसको जवाबदेह होते हो या नहीं कोर्ट में, अगर आप ये तोड़ देते हो। कई कानून ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं करोगे या नहीं मानोगे तो आपको सजा होगी। जैसे सीट बेल्ट नहीं डालोगे या हेलमेट नहीं डालोगे या किसी का मर्डर कर दोगे तो उसकी आपकी जवाबदेही होगी कोर्ट के सामने। ठीक है। या किसी ऑफिसर के सामने से। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आपको मोरल ओब्लिगेशन, देखिए फिर से वही वर्ड आ जाता है, ये मोरल ओब्लिगेशंस हैं आपकी। ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, इनको आप निभाइए, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सो दिस वाज द टॉपिक टुडे। आपको हिंदी में इसके पॉइंट्स बनाने हैं और मुझे फिर फॉरवर्ड करने हैं।